इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, जीवन की दिशा बदलने वाला, जीवन का रूपांतरण करने वाला, जीवन को शिक्षा देने वाला, अच्छा इंसान बनने वाला खास कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, पतन से उन्नति की ओर जाना, अपने सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करना। और इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। तो इसी क्रम में आज एक खास विशेष कार्यक्रम लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का विषय है वैचारिक प्रदूषण की रोकथाम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वैचारिक प्रदूषण किसे कहते हैं और वैचारिक प्रदूषण क्यों होता है, वैचारिक प्रदूषण के क्या कारण हैं और वैचारिक प्रदूषण के क्या निवारण हैं। अगर वैचारिक प्रदूषण को रोका जाता है तो हमें मानवता को, मानव समाज को क्या लाभ होता है और वैचारिक प्रदूषण होने से क्या क्या हानियां होती है, इस सब विषयों पर हम सांगोपांग विवेचन करेंगे। सबसे पहले हम ये परिभाषित करेंगे कि वैचारिक प्रदूषण किसे कहते हैं। विचारों का अर्थ होता है भाषा का आदान प्रदान। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करे, अपनी बात को बताए और दूसरी बात को सुने, अपने विचार प्रस्तुत करे और दूसरे के विचारों की अवगति करे, इसको वैचारिक वार्तालाप कहते हैं। और प्रदूषण का अर्थ होता है गंदगी, मिलावट, बुराई और जो है दूषित होना, ये प्रदूषण कहलाता है। जब हमारे विचारों के अंदर दूषित भावना आती है, विचार दूषित होते हैं, तो उसको वैचारिक प्रदूषण कहा जाता है। विचारों में नेगेटिविटी का बढ़ना वैचारिक प्रदूषण कहलाता है। और ये प्रदूषण इस हद तक फैल जाता है कि व्यक्ति तू मैं पर आ जाता है, लड़ाई झगड़े पर आ जाता है, हिंसा करने पर उतारू हो जाता है। और उसकी वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और वैचारिक प्रदूषण से सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जिस समाज में हम रहते हैं, उसके अंदर, जिस परिवार के अंदर रहते हैं, या समझिए व्यक्ति स्वयं है, उसके अंदर अगर विचारों का प्रदूषण फैल गया है तो वह व्यक्ति शांत नहीं रह सकता, वह व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है, वह अपराध करेगा, गलत संगत के अंदर जाएगा और कुकृत्य करेगा। इसीलिए विचारों के प्रदूषण को रोकना बहुत ही आवश्यकता है। ये विचार कहाँ से आते हैं इसके बारे में भी सोचना है। हमारे इस शरीर को देखें तो इस शरीर के इंद्रियां होती है, इंद्रियों के बाद में मन होता है, मन के बाद में बुद्धि होती है, बुद्धि के बाद चित्त होता है और चित्त के बाद में आत्मा होती है। मन का क्या कार्य है कि जो इंद्रियां बाहर से जितने विषय लेकर के आती है, इंद्रियां कुल 5 कही जाती है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी। ये 5 इंद्रियां स्पर्श करना, रस लेना, सुनना, सूंघना, देखना, ये अपने अपने विषयों को बाहर से ग्रहण करती है और ये मन को देते हैं। मन का कार्य होता है कि विचार करना। मन 2 तरह से कार्य करता है। एक तो हमारी इंद्रियों के द्वारा दिए गए विषयों के ऊपर चिंतन करता है, मनन करता है, योजना बनाता है। और दूसरा वर्तमान काल के चिंतन के साथ साथ के अंदर भविष्य की कल्पना करता है और भूतकाल के अंदर चला जाता है कि 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, बचपन में, किशोर अवस्था में, फला समय के अंदर मैं कैसे प्रवृत्ति करता था, मैं कैसे था। तो ये हमारी भूतकाल की जो स्मृतियों में भी मन चला जाता है। तो विचार है वो मन से पैदा होते हैं, लेकिन मन भी बंधा हुआ है। ये विचार जो है
चित्त के माध्यम से हमारी आत्मा से जुड़े हुए जो कार्बन शरीर है, अवचेतन मन है वहां से आता है। ये लंबा विषय है, उस विषय में हम नहीं जाएंगे। मूल ये है कि मन से जो है विचार उत्पन्न होते हैं और विचारों के द्वारा ही हम सारा कार्य, इस जगत का सारे कार्य विचारों से करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति मौन अवस्था में बैठता है तो वो क्या सोच रहा है सामान्य व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, और व्यक्ति कोई बोलता है तब मालूम पड़ता है कि ये क्या कहना चाहता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने कुछ वक्तव्य दे रहा हूँ, तो आपको जानकारी मिल रही है कि मैं किसी विषय का प्रतिपादन आपको कर रहा हूँ। और हमारी राजस्थानी में कहावत है कि बोलिया के लाद्या, यानी व्यक्ति जब बोलता है, व्यक्ति जब भाषा निकालता है, तब उसको मालूम हो जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी विद्वता है, इस व्यक्ति में कितनी गहराई है, इस व्यक्ति में कितने गुण हैं, उसे सारा मालूम पड़ जाता है। यानी हमारे जीवन का निर्माण करने वाले हमारे विचार होते हैं। अब विचार दो तरह के होते हैं। एक विचार होता है अच्छे विचार, एक होता है बुरे विचार। जो अच्छे विचार का व्यक्ति होता है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग वाला होता है, वह सभी कार्य अच्छे करता है। और जो बुरे विचार वाला होता है वो नेगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति कहलाता है। नेगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति हमेशा अलग दिशा के अंदर जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव की दिशाएं अलग अलग है, धाराएं अलग अलग है। मनुष्य अगर अपना विकास करना चाहता है तो उसे पॉजिटिव थिंकिंग के दायरे में आना पड़ेगा। उसे ऐसे संस्कार लेने होंगे जिससे कि उसके दिमाग के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आए। अब देखिए कि ये हमने विचारों के बारे में जाना, और नेगेटिव जितने विचार है वह सारा प्रदूषण कहलाता है, और जितने पॉजिटिव विचार है, सकारात्मक विचार है, विधायक सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है, वह सारी की सारी जो है अच्छाई की तरफ जाती है, वह प्रदूषण को हटाती है। जैसे कि भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम देखें कि हमारे वायुमंडल के अंदर प्रदूषण फैल रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं वगैरह ज़्यादा है। वहाँ पर हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हमारा वह वातावरण, हमारा पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। जैसे कि हम प्रातःकाल देखें तो प्रातःकाल समय के अंदर जब हम मॉर्निंग वॉक के अंदर जाते हैं तो वहाँ का वातावरण कितना शांत होता है, कोलाहल नहीं होता है, और ऑक्सीजन प्राण वायु की अधिकता रहती है, और फूलों की जो है महकी सुगंध आती है, और एक अपने आप को प्रफुल्लित करने वाला वातावरण होता है। और वही थोड़े समय के बाद 10, 11, 12, 1 बजे दोपहर में देखें तो गाड़ियों का वाहन आना चालू हो जाता है, ध्वनि का प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, वायुमंडल का प्रदूषण होता है, व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, तो ये भी एक प्रदूषण है। तो ऐसे प्रदूषण के अंदर हम अनइजी फील होते हैं। हम जो मॉर्निंग के अंदर अच्छी तरीके से फीलिंग होती थी हमारी, वह दोपहर के अंदर फीलिंग नहीं होती है। तो अब हमें ये देखना है कि ये विचारों का प्रदूषण है ना, वो किन कारणों से होता है। इनके कारणों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जब तक हम कारण पर ध्यान नहीं देंगे, डायग्नोसिस नहीं करेंगे, तब तक निवारण नहीं हो सकता है। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसकी पूरी हिस्ट्री पूछते हैं कि आपके क्या आचार है, आप कैसे, क्या विचार है, क्या कार्य करते हैं, क्या खाते हैं, आपके सोने का समय, उठने का समय, आपकी दिनचर्या, सारा पूछ करके वो निष्कर्ष निकालता है, डायग्नोसिस करता है कि किन कारणों से व्यक्ति को ये बीमारी हुई। क्योंकि ये सृष्टि का नियम है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। इस सृष्टि के अंदर कोई भी कार्य होता है, उसके जड़ के अंदर, उसके सूक्ष्म के अंदर कारण होना जरूरी है। इसलिए कारणों का पता लगाने से ही हम निवारण कर सकते हैं। सबसे पहले विचारिक प्रदूषण का, यानी नेगेटिव थॉट्स आने का कारण है अभाव की स्थिति। जो व्यक्ति अभाव में जीता है, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत सुविधाएं हैं,
ये आदमी को मुहैया नहीं होती है। वो गरीबी के अंदर जीवन यापन करता है, सोने के लिए जगह नहीं होती है, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलता है, रहने के लिए स्थान नहीं मिलता है, तो वो व्यक्ति अभाव की स्थिति में जीने वाला व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी आती है, और नेगेटिविटी आने से ही वो अपराध की अवस्था में जाता है। हम आतंकवाद को देखें, नक्सलिस्ट को देखें, माओवादियों को देखें, जितने जितने अपराधी लोग हैं, चोर है, लुटेरे है, डाकू है, जेब कतरे हैं, हत्या करने वाले हैं, रेप करने वाले हैं, इन सभी अपराधों की और हम दृष्टिपात करें तो ये सब नेगेटिविटी के कारण आते हैं, और उसमें से मुख्य कारण एक जो है अभाव की स्थिति होती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जब बच्चा पैदा होता है या जब व्यक्ति कमाने लगता है तो सबसे पहले उसे अपने इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मेरी आर्थिक स्थिति मूलभूत सुविधाएं मुहैया करने की मुहैया कराने की, वो प्राप्त करने की मेरी स्थिति है कि नहीं, वो साधन तो कम से कम उसको जुटाने चाहिए। और हमारी राज्य सरकारें, हमारी केंद्रीय सरकारें, हमारी पंचायतें, हमारी नगर पालिकाएं, उन सब को चिंतन करना चाहिए कि हमारे हर नागरिक को रोजगार मिले, हर नागरिक परिश्रम करे, हर नागरिक की मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति होना आवश्यक है। यह प्राप्त होने से ही आदमी पॉजिटिव थिंकिंग में रहेगा, सुख से रहेगा, अपराध नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा। अपराध, दूसरा तिरस्कार। कई बार क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के साथ के अंदर जो है वो एक दूसरे से इतना द्वेष हो जाता है कि व्यक्ति का तिरस्कार करता है। और कई बार हमने पुराने समय में देखा कि कुछ जो है वो पॉलिटिक्स के कारण या राजनीति बनने के कारण, गुटबाजी के कारण जो है गांव के अंदर पंचायतें भी किसी व्यक्ति को दंडित करती है, तिरस्कृत करती है, और कई बार सही न्याय नहीं करके गलत निर्णय लेकर के व्यक्ति सही होने के बावजूद भी उसका तिरस्कार कर दिया जाता है। घर में व्यक्ति का तिरस्कार मिलता है, घर में व्यक्ति को माता पिता का प्रेम नहीं मिलता, पत्नी का प्रेम नहीं मिलता, क्योंकि हर मानव, हर व्यक्ति जो है प्रेम का भूखा है, हर व्यक्ति सम्मान चाहता, व्यक्ति नहीं, इस विश्व का हर प्राणी जो संवेदनशील है वह सम्मान चाहता है। इसलिए सम्मान न मिलने की स्थिति के अंदर वह जब तिरस्कृत होता है तो उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग आती है, उसमें इन्फीरियरिटी आती है, उसमें हीन भावना आती है कि देखिए मेरे साथ में क्या हो रहा है। मैं व्यक्ति जो है वो गलत सोचने लग जाता है, वो नेगेटिव साइड के अंदर चला जाता है, वो अपराध के अंदर चला जाता है। और कई बार ऐसा तिरस्कृत व्यक्ति अपनी आत्महत्या भी कर लेता है, या ऐसे लोगों के संसर्ग के अंदर चला जाता है जो अपराध करने वाले, चोर लुटेरा भी बन सकता है, खूनी भी बन सकता है। और इस तरह तिरस्कार बहुत बड़ी चीज है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शक गण, हमेशा ये चिंतन करिए, किसी व्यक्ति की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। देखिए, मानव प्रकृति भूल करना स्वाभाविक प्रकृति है। और दर्शक गण, श्रोतागण, हमने काफी देर तक मंथन किया, अब थोड़ा तरोताजा होने के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। लेकर के अपने आप को तरोताजा, ताजगीपूर्ण और प्रफुल्लित महसूस किया। अब हमारे निर्धारित विषय पर पुनः हम सत्संग प्रारंभ कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति का मेंटल स्टेटस अलग अलग होता है। कुछ लोग मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ मध्यम बुद्धि के होते हैं, और कुछ तीव्र बुद्धि के होते हैं। जो तीव्र बुद्धि के कारण होशियार लोग होते हैं, वो उनको अपने छोटे भाइयों पर तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसको इगोस्टिक नहीं होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए कि अपने ही साथ के लोगों को या अपने भाई बहनों को या अपने समाज के लोगों को जो है तिरस्कृत करे और उसका जीवन खराब करे। इसलिए तिरस्कार बहुत बुरी बला है भाई और बहनों, इससे हमें दूर रहना चाहिए। अब तीसरी बात होती लोभ। देखिए, हर प्राणी के अंदर हमारे शास्त्रों में बताया है कि 10 तरह की इंस्टिंक्ट, संज्ञाएं होती है। कौन सी होती है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह,
क्रोध, मान, माया, लोभ, लोक और ओग संख्या, इन सब के जो विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा प्रतिपादन में, क्योंकि एक एक संख्या को समझाने के लिए एक घंटा लगता है। लेकिन मैं इसके अंदर लोभ की वृत्ति की बात कहता हूं कि व्यक्ति को इतना लोभ, इतना लालच पैदा हो जाता है कि इसको आगे पीछे लालच के अंदर कुछ नहीं दिखाए। ये लालच बहुत बुरी बला है। इसीलिए कहा गया है कि लोभी की धन लालसा, जो ये इतनी लोभी की लालसा इतनी भयंकर होती है कि वो तृप्त नहीं होती, अग्नि की तरह होती है। और लोभ से जो है ये जब तृष्णा जब बढ़ती जाती है तो व्यक्ति वो अपने दूसरों को हीन समझता है और लोभ की पूर्ति करने के लिए वो कुकृत्य करता है। और उसके साथ साथ में ये सारी नेगेटिव थिंकिंग है। हमारी भारतीय संस्कृति में 18 तरह के नेगेटिव थिंकिंग कहे गए हैं। प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति, माया मर्सा और मिथ्या दर्शन, शल्यपाप। ये 18 तरह के नेगेटिव थिंकिंग, ये सारा प्रदूषण है। जो वैचारिक प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं, ये सब विचारों के अंदर पैदा होता है और ये सारा प्रदूषण है। तो लोभ जो है, अहंकार है, वो एक ऐसा विषय है। अहंकारी व्यक्ति भी जो है दूसरे का अनादर करने लग जाता है और वैचारिक प्रदूषण को फैलाता है। अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, बड़ा शो करता है, बड़ा प्रदर्शन करता है। और किसी के पास में पैसा, धन, दौलत होता है, वो प्रदर्शन करके एक समाज के अंदर भेदभाव की स्थिति बना देता है। कईयों को गले लगा देता है धन के जो लालच के अंदर, और कईयों को तिरस्कार कर देता है। यानी एक भेदभाव की स्थिति वह व्यक्ति परिवार में या समाज के अंदर खड़ी कर देता है। तो ये स्थिति जो है ये वैचारिक प्रदूषण है। इससे हमें बचना चाहिए और इसे हमें रोकना चाहिए। और एक अगला कारण हम बतावें, अन्याय। क्या होता है कि कई बार व्यक्ति अपने परिवार के स्तर पर न्याय की खोज के अंदर जाता है, अपने माता पिता से न्याय मांगता है, कोर्ट से न्याय मांगता है। लेकिन कई बार क्या होता है, उसके कर्मों के योग से कहिए, संजोग से कहिए, ऐसी स्थिति बन जाती है, या ऐसा है कि उसके पास में कोई पावर नहीं है, उसके पास में धन नहीं है। धन के द्वारा जो है कुछ लोग जो है उस व्यक्ति को जो है वो अन्याय की स्थिति में उसके साथ अन्याय हो जाता है। अन्याय की स्थिति में भी दिमाग के अंदर विचारों का प्रदूषण चलता रहता है। ये भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये विचारों का प्रदूषण मस्तिष्क से पैदा होता है, मन से पैदा होता है, और मन से उतर करके ये हमारी वाणी के अंदर आता है और वाणी से हमारे शरीर में आता है। अब मैं आपको भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक सटीक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से वैचारिक प्रदूषण जो है हमारे समाज के अंदर फैलता है, हमारी सोसाइटी के अंदर फैलता है। एक राजा ने यह निर्णय लिया कि हमारे गांव का जो तालाब है वो हमें अभिषेक करने के लिए उसको साफ करा के, शुद्ध करा करके, उसको दूध से जो है वो हमें शिवलिंग का अभिषेक करना है या ईश्वर की भक्ति के लिए अभिषेक करना, उसको भराने के लिए आदेश दिया। ये जो है वो रात्रि थी, पूनम की रात्रि थी, चांदनी रात के अंदर उसने अपने सब नगरवासियों को जो है ये आदेश दिया कि हर नगरवासी जो है एक दूध का लोटा भर करके और वह इस तालाब के अंदर डालेगा। मुझे सुबह तक ये तालाब दूध से भरा हुआ मिलना चाहिए। अब देखिए, एक गणमान्य व्यक्ति जो समाज का व्यक्ति, गांव का व्यक्ति था, वो सबसे पहले जो है रवाना हुआ और उसके मन के अंदर वैचारिक प्रदूषण आया। उसके मन के अंदर खोटी भावना आई, बुरी भावना आई, बुरे विचार आए, नेगेटिविटी आई कि मेरे एक व्यक्ति के इसके अंदर पानी का लोटा पानी डालने से क्या फर्क पड़ेगा। इतनी बड़ी हजारों की तादाद के अंदर गांव के निवासी है, वो तो सब दूध डालेंगे। इस वैचारिक प्रदूषण के कारण उसने गांव के तालाब के अंदर प्रथम लोटा पानी डाला। ऐसा का देखिए, वैचारिक प्रदूषण मल्टीप्लाई होता है,
पॉजिटिव प्रदूषण मल्टीप्लाई होता है और बड़ी फास्ट स्पीड से मल्टीप्लाई होता है। तो अब क्या हुआ कि ये वैचारिक प्रदूषण दूसरे के पास पहुंचा, चौथे के पास पहुंचा, और इस तरीके से समग्र लोगों के पास में धीरे धीरे विचारों के माध्यम से संपोषण हुआ, उसका संप्रेषित हुआ, और एक एक करके सभी ने दूध की जगह पानी का लोटा डाला। और सुबह राजा ने देखा कि ये सारा तालाब जो पानी से लबालब भर रहा है उसमें दूध का कोई अंश नहीं था। देखिए एक व्यक्ति के वैचारिक प्रदूषण से कितना बड़ा नुकसान हुआ। आज हम ये सिनेरियो देखें, वर्तमान का हमारे परिवारों का देखें, हमारे समाज का देखें, हमारे देश का देखें या हमारे विश्व का देखें, तो वैचारिक प्रदूषण जो है बहुत फैल गया। आज हमारे वैज्ञानिक लोग दूसरे तरह के प्रदूषण की बात करते हैं। पृथ्वी के 5 मूलभूत तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, किसके प्रदूषण की बात करते हैं, और वो चिंतित होते हैं और इसके निवारण के लिए बहुत सी पद्धतियां, बहुत से सजेशंस देते हैं। लेकिन वैचारिक प्रदूषण उससे कई गुना अधिक है। वैचारिक प्रदूषण को हमें रोकना है। ऐसे जो है इसके वैचारिक प्रदूषण के और भी अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन समय के अभाव को देख करके मैं और कारणों पर नहीं जा करके अब इसके निवारण की बात करूंगा कि ये विचारों का प्रदूषण जो होता है इसको हम रोकथाम कैसे करें, इसको हम कैसे रोकें। भाइयों, सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमें सबसे पहले इकाई मनुष्य को लेना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य इस सृष्टि का सबसे जो है उत्कृष्ट और सबसे समर्थवान और सबसे ज्ञानी व्यक्ति है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। एक व्यक्ति को हम सुधारते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होता है, 1 से 11 सुधरते हैं, 11 से 111 सुधरते हैं, और 1 से 1111 सुधरते हैं। इस तरीके से सुधार का मल्टीप्लिकेशन आंकड़ा बढ़ता है। हमें व्यक्ति के सुधार पर कार्य करना होगा। तो हमें प्रारंभ से ही जो है बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ होती है, तो हमें परिवार के अंदर ऐसी स्थिति को बनाना है कि विचारों का प्रदूषण प्रारंभ से न हो। इसके लिए हमें कुछ निवारण करने पड़ेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में वैचारिक प्रदूषण निवारण के बहुत से तरीके बताए हैं। सबसे अच्छा तरीका है ईश्वर भक्ति। हमें प्रातः उठ करके जो अपना ईश्वर है, जो अपना इष्ट है, उसकी भक्ति करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे भीतर विराजमान, जैसे मान लीजिए मेरा ईश्वर, मैं मेरी शुद्ध आत्मा को मानता हूँ, तो प्रातः उठ करके मैं मेरी शुद्ध आत्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि जगत के किसी भी प्राणी के साथ किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न दो। मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे ऐसी जागृति दो कि मैं मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुबंध से, सूर्योदय से रात्रि सोने तक जो है प्रतिदिन किसी प्राणी को किंचित मात्र भी मैं कष्ट न दूं। और कष्ट जब होता है तो प्रतिक्रमण करो, यानी जो आपने दोष किया है, किसी को दोष दिया है, तो तुरंत उसे क्षमा याचना करो, उससे प्रायश्चित करो कि मैंने ये दोष न दिया, और प्रतिक्रमण के साथ साथ के अंदर प्रत्याख्यान करो कि मैं भविष्य के अंदर इस दोष का सेवन नहीं करूंगा। इस तरीके से व्यक्ति अगर ईश्वर के अंदर विश्वास रखता है तो वह व्यक्ति वैचारिक प्रदूषण कभी नहीं फैलाएगा। ईश्वर भी उसकी मदद करेगा। कहा भी गया है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसकी मदद करता है जो व्यक्ति स्वयं अपनी मदद करता है, यानी स्वयं अपने विचारों को शांत रखता है, तो ईश्वर उसकी जरूर मदद करता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि इस शरीर का मूवमेंट होता रहना चाहिए, शरीर घूमता रहना चाहिए, तभी हमारी पाचन शक्ति और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन मन स्थिर रहना चाहिए, हमारे विचार नहीं भटकने चाहिए, विचारों के अंदर वैचारिक प्रदूषण नहीं आना चाहिए, हर वक्त विचार अच्छे बने। उसके लिए एक सबसे बड़ा निवारण यह है
कि उन विचारों के साथ के अंदर शुभ भावों को उसके सामने इतना बड़ा खड़ा कर दो कि अशुभ भाव, नेगेटिव थॉट आने के लिए कोई जगह ही नहीं रहे। मैं उदाहरण के द्वारा भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागणी बताना चाहता हूं कि ये जो अपना स्टूडियो मान लीजिए समस्त श्रोतागणों से भर गया है, इसके अंदर पैर देने की जगह नहीं है, तो बाहर से व्यक्ति कैसे आएगा। ठीक उसी तरीके से हमारे मन के अंदर 24 घंटे ये चिंतन करो कि कभी भी बुरे विचार नहीं आए। बुरे विचारों को स्थान ही मत दो। जब उसको जगह ही नहीं मिलेगी तो व्यक्ति 24 आवर्स पॉजिटिव थिंकिंग वाला रहेगा। तो इसीलिए विचारों के रोकथाम के लिए सबसे बड़ा उपाय जो है वो ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के अंदर विश्वास। दूसरा, वैचारिक प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्ति में सहनशीलता की भावना आनी चाहिए। सहनशीलता का अर्थ होता है सहन करना। अगर किसी व्यक्ति ने गाली दी, ऊंचा नीचा किया, तिरस्कार के दिया, तो उसको लेट गो करो। ये जो लेट गो करने की आदत है, ये सहनशीलता होती है। और जो व्यक्ति जितना सहन करता है, क्षमा वीरस्य भूषणम, जो दूसरे को क्षमा कर देता है और सहन करता है, पेशेंस वाला होता है व्यक्ति, धैर्यवान होता है। धीरज जो है हमारे पॉजिटिव थिंकिंग में बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो इसीलिए सहनशीलता को बढ़ाना चाहिए। और तीसरा जो है, जो निवारण का आता है, मनुष्य के अंदर त्याग की वृत्ति होना चाहिए। देखिए, स्वार्थ की वृत्ति से वैचारिक प्रदूषण फैलता है। और जहाँ त्याग की वृत्ति होती है, जहाँ लेने का कम रहता है, देने का ज्यादा रहता है, चाहे सेवा का कार्य हो, चाहे धन का कार्य हो, चाहे दान देने का कार्य हो, चाहे ज्ञान देने का कार्य हो, चाहे अच्छी शिक्षा देने का कार्यक्रम। मैं जो आपको भाई और बहनों, दर्शकगण, जो अच्छे अच्छे टिप्स दे रहा हूँ, अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय ग्रंथों से अच्छी अच्छी चीजें निकाल के आपको परोस रहा हूँ, तो भी ये ज्ञान दान है। ये वैचारिक प्रदूषण के अंदर बहुत सहायक होता है। सत्संग वैचारिक प्रदूषण के अंदर बहुत रोकथाम करने में, पॉजिटिव थिंकिंग लाने के अंदर बहुत ही अच्छा कारगर उपाय होता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, आपको साधुवाद कि चैनल 24 न्यूज़ प्लस के प्रति कृतज्ञ रह करके उनके द्वारा चलाए गए पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप प्रतिदिन बहुत अच्छी संख्या में सत्संग करने में आते हैं। तो वक्ता के सामने जब श्रोता होता है तो उसको आनंद आता है बताने का। तो इसीलिए हमारा ये आपस का इंटरेक्शन और आपस का हमारा तालमेल, तादात्म्य, तारतम्य इसी तरह बना रहे। जगत का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सभी लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आनंदमय रहें और सब जीवों को मोक्ष मिले, सब जीवों को शांति मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं